प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर से हम एक कवितांश अज्ञेय का हमारा पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है वो कविता बची है कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की कविता की व्याख्या के साथ उसका भावार्थ और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर आज विचार करेंगे। अज्ञेय ने कलगी बाजरे की कविता जो उनके हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में सम्मिलित है उससे उद्धृत है। तो जब हम कविता की व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं हम संदर्भ। तो इस पूरी कविता का कोई भी पद्यावतरण या कवितांश हमें जब व्याख्या रूपी प्रश्न के रूप में मिलता है तो हम उसका संदर्भ लिखेंगे कि यह कविता अज्ञेय के काव्य संकलन हरी घास पर क्षण भर में संकलित कविता कलगी बाजरे की से उद्धृत है, अवतरित है या उससे ली गई है। कई बार हम ये भी लिख देते हैं कि यह कविता बीए तृतीय वर्ष की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य से उद्धृत है, मगर वो संदर्भ नहीं हुआ कविता का। कविता का संदर्भ क्या है कि कविता लिखने वाले कवि कौन हैं और उन कवि की कौन सी रचना में वह कविता का अंश संकलित है। इसलिए संदर्भ लिखते समय व्याख्या के प्रश्न में हमको बहुत सजगता से ध्यान रखना चाहिए कि बीए पाठ तृतीय और बीए पाठ द्वितीय इसकी पाठ्य पुस्तक का संदर्भ नहीं दे करके जो भी रचनाकार है, अगर हम गद्य की व्याख्या लिखते हैं तो उस गद्य रचना का उल्लेख करें और पद्य की कोई रचना है तो उस पद्य रचना का उल्लेख हम कर सकते हैं। 1949 में अज्ञेय का जो काव्य संकलन है हरी घास पर क्षण भर प्रकाशित हुआ, उसमें यह कविता संकलित है। तो कविता को देखिए। कलगी बाजरे की हरी बिछली घास दोलती कालगी छर हरी बाजरे की, शुरू की इन्हीं दोनों पंक्तियों से कवि संकेत करते हैं प्रेम और प्रकृति का जो संबंध है उसके लिए कवि कुछ नए उपमानों का, कुछ नए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। हम लगातार अज्ञेय को पढ़ रहे हैं और ये जान चुके हैं कि अज्ञेय आधुनिक हिंदी कविता के प्रयोगवादी कवि हैं। इनके जो कविता के प्रयोग हैं वो कथा वस्तु यानी उसकी विषय वस्तु की दृष्टि से नवीनता है और कविता में शिल्प की दृष्टि से भी इन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। और इस कविता में एक प्रकार से नवीन उपमानों का प्रयोग इन्होंने प्रेम के संदर्भ में किया है। कवि एक प्रकार से अपनी प्रेयसी या प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम हरी बिछली घास यानी हरी भरी चिकनी बिछी हुई, जिसमें चिकनापन रहता है, घास में जो चमक रहती है, वो जो चमकती हुई बिछी हुई घास है उसकी तुलना अपनी प्रेयसी से करते हैं और कहते हैं संबोधित करते हुए कि तुम बिछी हुई चिकनी घास की तरह हो और दोलती कलगी छरहरी बाजरे की। बाजरे का जो ऊपर का सिरा होता है जिसको हम कली कह सकते हैं, बाली कह सकते हैं, जैसे गेहूं की बाली होती है ऐसे ही बाजरे की बाली होती है। तो बाजरे की बाली जब शुरू में कच्ची होती है तो वो हरी भी होती है, चमक वाली भी होती है और कोमल होती है। छरहरी का मतलब पतली होती है। तो कवि ने एक प्रकार से कल्पना की है कि जैसे उसकी नायिका, उनकी प्रेमिका या प्रेयसी छरहरे बदन वाली हैं, उसको क्या उपमान दिया है? बाजरे की पतली छरहरी यानी पतले बदन वाली बाली की तरह। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह
तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है। कवि कहना चाहते हैं कि अरे प्रेयसी प्रियतमा, यदि मैं तुम्हें, चूंकि उसके सौंदर्य की उपमाएं ये देना चाह रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमको, जो पूर्व के कवि हैं भारतीय काव्य में नायिका के सौंदर्य के चित्रण में जिन उपमानों का प्रयोग किया जाता रहा है वे उपमान कौन से हैं? सांझ के समय, संध्या काल में सूर्य जब अस्त होता है तो उसका लाल रंग हो जाता है, वो एक लाल गोले के समान हो जाता है और उस लाल गोले से आकाश की भी पश्चिम की ओर जो आभा है वो लालिमा युक्त हो जाती है और उसमें ऊपर कोई तारों की पांति, कोई छोटी तारों की पंक्ति जो है अकेली सी उसके सामने दिखती है। तो क्या मैं वो उपमा दूं तुमको? अब तो मैं ये उपमा तुमको नहीं दे रहा। और या फिर शरद ऋतु की प्रातः काल में ओस में भीगी हुई कुमुदनी, कुमुदनी या फिर ताजा खिली हुई चंपे की कली। यानी पहले के कवि प्रातः काल ओस की बूंदों के साथ खिली हुई ताजा चंपे की कली की उपमाएं देते थे, या फिर शरद ऋतु में प्रातः काल में ओस में नहाई हुई कुमुदनी की उपमा देते थे कि नायिका का सौंदर्य कैसा होना चाहिए। कवि कहते हैं कि मैं ये उपमाएं तुमको नहीं देना चाहता। तो क्या ऐसा करने से मेरे हृदय में जो एक प्रकार का सूनापन है वो आ गया है, या कि फिर मेरे प्यार में किसी प्रकार का कोई दोष है? कवि क्या कहना चाहता है कि जो ये पुराने उपमान हैं, प्रेम को प्रकट करने के जो पुराने उपमान हैं, वे उपमान अगर मैं प्रयोग नहीं करता हूँ तो क्या मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति वैसा ही प्रेम आज नहीं रहा? मैं नए उपमान जो तुम्हें दे रहा हूँ, बाजरे की कली का या फिर हरी चिकनी बिछी हुई घास का, तो ये जो नए उपमान हैं इनकी कल्पना करने से क्या मेरे प्यार में कोई दोष आ जाता है? आगे कवि कहते हैं, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कवि कहना चाहते हैं कि बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुराने उपमान, परंपरागत उपमान जो नायिका के सौंदर्य के और प्रेम और प्रकृति के संबंध के जो दिए जाते रहे हैं, ये सब अब क्या हो गए? पुराने हो गए, मैले हो गए। बहुत लोगों ने, महान कवियों ने इनका उपयोग कर लिया है, कालिदास से लेकर के और आगे तक जयदेव और हमारे हिंदी के न जाने किन किन कवियों ने, सारे छायावादी कवियों ने प्रकृति के इन उपमानों का प्रयोग किया है। अज्ञेय एक प्रकार से नए उपमान अपनी ओर से गढ़ते हैं और वो कहते हैं कि इन पुराने प्रतीकों के जो देवता हैं वो क्या हो गए? अब पुराने पड़ गए हैं, अब वो अनुपयोगी हो गए। कैसे? उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बर्तन बार बार घिसने से, गंदगी जब होती है बर्तन की तो उसको क्या करते हैं? साफ करने के लिए घिसा जाता है। तो घिसने से उसकी जो परत है, ऊपर की जो चिकनी परत है जिससे उसकी आभा दिखती है, वो बर्तन नया दिखता है। अब उसका बर्तन का नयापन क्या हो जाता है? घिस जाता है। जब बर्तन मांजते मांजते घिस जाता है तो वो पुराना पड़ जाता है। वैसे ही तुम्हारे सौंदर्य और तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है उसको प्रकट करने के ये पुराने उपमान सब अनुपयोगी हो गए हैं। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो, इसी जादू के निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। फिर जोर देकर कवि कहना चाहते हैं कि
मैंने कहा कि पुराने परंपरागत उपमान अब फीके पड़ गए हैं, अनुपयोगी हो गए हैं, वो हृदय को सही सही व्यक्त करने में अब ठीक माध्यम नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी? यानी मैंने अपने प्रेम के प्रकटीकरण में जिन नए उपमानों का प्रयोग किया है, बाजरे की बाली और चिकनी बिछी हुई घास के जो उपमान मैंने दिए हैं, तो क्या इनके माध्यम से तुम मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उसको पहचान नहीं सकोगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो, इसी जादू के निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम। तुम्हें नहीं पता मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कितना निकटता का स्थान है, और तुम्हारा जो आकर्षण है, जादू, तुम्हारा जो आकर्षण है वो मेरे हृदय में किस गहराई से स्थिर हो चुका है। और ये सहज प्रेम है, और इस सहज प्रेम का जो गहरा बोध मुझे है, उस बोध को मैं अपने अंदर जो प्रेम महसूस करता हूँ उसको मैं अगर ठीक शब्दों में कह सकता हूँ तो वो क्या है कि तुम घास हो, बिछली घास हो और लहलहाती हवा में, यानी हवा में हिलती हुई छरहरी बाजरे की बाली हो और चिकनी बिछी हुई घास हो। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। ये जो बिछली घास है, ये जो चिकनी घास है बिछी हुई, ये किस किस बात की प्रतीक है? कभी ये कहना चाहते हैं कि हम अपने परंपरागत जो गृह स्थान है या जो मूल निवास स्थान है उनको छोड़ करके शहरों में आ गए, और शहरों का परिवेश क्या है कि वहाँ छोटे छोटे रहने के नए घर हैं, और उन नए घरों में जब अज्ञेय ने कविता लिखी उस कालखंड में तो तब भी उनके पास थोड़े बड़े घर रहे होंगे, तो उन घरों में थोड़ी सी जगह खाली फूल लगाने के लिए, पुष्प लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए, घास लगाने के लिए रही होगी। आज भी कुछ लोगों के पास उपलब्ध है। तो शहराती, हम शहर में आ गए तो जहाँ बीघों में घास उगती है वो सिमट कर कहाँ रह गई है? अपने छोटे छोटे घरों के थोड़े थोड़े से कोने में। तो कभी शहराती यानी नगर सभ्यता का जो परिवर्तन है उसकी ओर संकेत करते हैं कि हम शहरातियों का जो वातावरण है वो कैसे बदला। पालतू मालंच, एक प्रकार से कृत्रिम छोटी पुष्प वाटिका। पालतू मालंच, पालतू जैसे घर में कुत्ता, वैसे तो जब बहुत सारे जानवर होते हैं पालतू, अगर वो खुले हैं, पालतू नहीं है तो ढेरों वैसे ही घूमते रहेंगे। पर जब एक पालतू कोई भी जानवर होगा, खरगोश हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, गाय का अलग हिसाब है, तो उसकी देखरेख हम ज़्यादा करते हैं। तो घर में थोड़े से एक कोने में जो ये घास लगी हुई है उसका एहसास क्या? तो नगर सभ्यता में किस प्रकार का संकुचन आ गया है। पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, उसमें जूही का पौधा भी लगा है, जूही का एक पुष्प लगता है। तो आज हम शहराती कैसे हो गए हैं, हमारे हृदय का संकुचन कितना हो गया कि कृत्रिम पुष्प वाटिका में ये बिछी हुई घास और जूही के कुछ एक फूल, यही हमारी सृष्टि का विस्तार है। हमारा संसार इतना ही बड़ा है, यही हमारा ऐश्वर्य और यही हमारी समृद्धि है और यही हमारी उदारता है। मगर जो दूब है, ये जो बिछली घास है, ये बिछली घास ये क्या है? ये उदारता का प्रतीक है, ये कोमलता का प्रतीक है और सच्चाई का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। एक प्रतीक है बिछली घास, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली। या तो इस प्रेम की जो विस्तृत प्रेम है इसका प्रतीक ये बिछली घास है, या तो फिर शरद की सांझ में, सर्दी की सांझ में हल्की वायु के साथ आकाश
की ओर मुंह किए। ये जो कली है बाजरे की, ये डोलती हुई, चंचलता के समान हिलती हुई, ये एक प्रकार से उपमान कवि ने दिया है। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ। जब मैं अपने प्रेम के प्रतीक को इन छोटे छोटे प्रकृति के उपमानों में समेट लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कवि अपने हृदय के प्रेम को उन बड़े बड़े जो परंपरागत उपमानों से जिनकी अभिव्यक्ति होती रही है उनसे समेट करके, और इन छोटे बाजरे की कली, बाजरे की जो बाली है उसको बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, फसल है, खड़ी है, उसको सौंदर्य का प्रतीक बना दिया कवि ने। और जो चिकनी घास है, जो घास है जिस पर हम पैरों से रौंदते हुए उसको चले जाते हैं, मगर फिर भी वो सूखती नहीं है, पैर के साथ पल भर के लिए दबेगी, लेकिन जैसे ही पैर हटेगा फिर उसी कोमलता के साथ फिर वो बढ़ जाएगी। तो मेरे हृदय की जो वीरान संस्कृति है, जो मेरा हृदय जगत में की जो एकांतता है, वो उसमें मैं सिमट आता हूँ और एक प्रकार से तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाता हूँ। यही शब्द जो मैं कह रहा हूँ, यही तुम्हारे आकर्षण के कारण मुझसे निकले हैं। ये मुझसे जो कविता के शब्द निकले हैं, ये तुम्हारे उसी जादू के कारण निकले हैं। मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? मेरे हृदय में अपने प्रेम के प्रति जो समर्पण है, क्या वह महत्वपूर्ण नहीं है? अंत में कविता को इस प्रश्न के साथ कवि जो है वो समाप्त करते हैं। अब इसमें तो कविता में एक प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में ये समझ सकते हैं कि जो प्रेम और प्रकृति के नए उपमान कवि ने कल्पित किए हैं, और वो जो परंपरागत उपमान थे उनको एक प्रकार से इन्होंने महत्व नहीं दिया है। अब देखिए, भाषा की दृष्टि से देखें, टटकी कली चंपे की। टटकी, टटकी स्थानीय शब्द है और जिसका अर्थ होता है ताज़ा खिली। तो ये इस प्रकार के जो तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्होंने, निहार, नहाई, कुई, कुई कुमुदनी के लिए यहाँ आया है, यानी ओस की भीगी, ओस से भीगी हुई जो है वो कुमुदनी जो कली है, और इस प्रकार की के शब्दों का इन्होंने उथलापन है, उथला शब्द यहाँ इन्होंने प्रयोग में लिया है। बासन, बासन कहते हैं ना बर्तनों को, स्थानीय शब्द है एक प्रकार से। तो इसमें तद्भव शब्दों का बड़ा अच्छा, मुलम्मा, ये अरबी भाषा का शब्द है मुलम्मा, जिसको आप ऊपर आवरण जो परत चढ़ जाती है ऊपर, वो घिस गई है। और आप देखिए आगे इसमें जादू है, बिछला शब्द, बिछली भी शब्द, बिछला भी एक प्रकार से बहुप्रचलित लोक शब्द ही है, तत्सम शब्द नहीं है। छरहरा पन जो है, छरहरा पतला एक प्रकार से, और शहरातियों। तो कवि ने शब्दों की दृष्टि से, यानी भाषा की दृष्टि से, उपमानों की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से कुछ नवीन, दोलती, दोलती यानी हिलती हुई है, तो दोलती है,